हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं 10th सीबीएसई के लिए फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं। अब आप लोगों को 10th और 12th की क्लासेस भी टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी, क्योंकि बच्चों का पेपर होने वाला है, बोर्ड्स के एग्जाम होने वाले हैं। 1-2 महीने का समय, 1.5-2 महीने का समय बचा है और वो बहुत ही चिंतित भी हैं। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं जो कि ये चाहते हैं कि मैं 10th की क्लासेस कंटिन्यू करूं और 10th के साथ साथ मुझे समय मिलेगा तो 12th की क्लासेस भी मैं कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, क्योंकि बोर्ड्स के एग्जाम के लिए बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रही, क्योंकि स्कूल बहुत लंबे समय से बंद रहे। आप सभी जानते हैं। आप लोगों के भी जो भाई बहन घर में 10th क्लास में हो, जो रिलेटिव्स में हो, उनको आप ये मैसेज जरूर सेंड करिए, इस वीडियो को फॉरवर्ड करिए। ठीक है, ताकि वो लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकें और आप लोगों की क्लासेस भी कंटिन्यू जारी रहेंगे। तो चलिए, आज 10th सीबीएसई, ये चैप्टर 10th सीबीएसई के लिए तो है ही, साथ में यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इसको देखेंगे। ये क्लास बेसिकली इंग्लिश मीडियम और इसका नेचर बाइलिंगुअल होगा, क्योंकि क्लासेस जनरली बाइलिंगुअल ही होती हैं। ठीक है, तो आप लोगों को जो क्लासेस मिलेंगी वो बाइलिंगुअल, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग क्लासेस रहेंगी। ठीक है, सारी चीज़ें। और इसके बाद हिंदी मीडियम की विशेष क्लासेस भी आगे स्टार्ट होंगी जल्दी ही। मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए भी मैं साइंस और मैथ, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, इनकी क्लासेस प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और अपने फ्रेंड्स को जोड़िए। जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके 10th में, उनको आप जोड़ेंगे तो फिर यहाँ पर आपको क्लासेस बहुत अच्छे से, बहुत तेजी से मिलेगी और आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो आप सब अपने 10th के ग्रुप को, सीबीएसई को कलेक्ट करिए और देखते हैं आगे। हम आईसीएसई बोर्ड का भी देखेंगे, सीबीएसई का भी देखेंगे, यूपी बोर्ड का भी देखेंगे। तो आप सब चिंता न करें, आपको क्लासेस मिलेंगी। अब देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास 2 टाइप है ना। 2 टाइप के चार्ज होते हैं, बहुत अच्छे से आपको मालूम है। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज के 2 टाइप हमारे पास होते हैं, एक कैसा पॉजिटिव चार्ज और एक कैसा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव 2 टाइप के चार्जेस होते हैं। ये क्लासेस बेसिकली आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाई जाएंगी, तो बहुत ही डिटेल में हम लोग एकदम इन चीज़ों की चर्चा नहीं करेंगे कि ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होता है, कहाँ से ऐसा जाना गया, कैसे समझा गया, क्योंकि ये चीज़ें आपसे एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं। ठीक है, जब हम इसके बाद न्यू सेशन की क्लासेस करेंगे, उसके लिए हम आगे एक नया चैनल क्रिएट करेंगे जो कि एकेडमिक्स के लिए ही होगा। वहां पर हम सिलेबस को स्टार्टिंग से कराएंगे, बिल्कुल जीरो से। एक एक चीज की, कोई चीज कैसे आई, कहां से वो प्रोड्यूस हुई, ठीक है, सब कुछ बात करेंगे। अभी आपके एग्जाम की स्पेशल क्लासेस होंगी, जो कि आपका एग्जाम 1-1.5 महीने में होने वाला है। तो बहुत ही फास्ट क्लासेस आपके एग्जाम में मैं प्रयास करूंगा कि लगभग आपको मोर देन 90% चीजें जरूर मिले। प्रयास तो 100% का रहेगा। आप लोग कोशिश करिए, सीखिए और देखिए। तो अब देखिए, यहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज आपने देखा 2 टाइप के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, आपको ये सब बातें बहुत अच्छे से मालूम है। चार्ज की बात करें तो इसकी यूनिट क्या होती है, चार्ज की यूनिट, जिसको हम क्यू से, चार्ज को रिप्रेजेंट क्यू से करते हैं, देखिए। और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है कूलॉम। ठीक, कूलॉम एक साइंटिस्ट के नेम पर इसकी यूनिट रखी गई। जैसे बहुत सारी और यूनिट है, आप जानते हैं कि वो साइंटिस्ट के ऑनर में ही रखा जाता है। जैसे जूल, ये वर्क या एनर्जी की यूनिट है, जूल। ठीक है, और इसी तरीके से केजी है जो कि मास की यूनिट है, न्यूटन है जो कि फोर्स की यूनिट है, आप सभी जानते हैं। तो यूनिट की जरूरत ही इसीलिए पड़ी, क्योंकि अगर कोई चीज यूनिट अगर ना क्लियर हो, जैसे हम लिख दें यहाँ पर 8, तो आप क्या समझे, इस 8 से क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं। जब तक जैसे इसके साथ में लिख दूं अब केजी, तो आप तुरंत कहेंगे कि हाँ, ये मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर इसी तरीके से 7 लिखा है तो इससे कुछ क्लियर नहीं हो रहा क्या है, लेकिन जैसे ही यहां मैं न्यूटन लिख दूंगा, तुरंत आप समझेंगे कि 7 न्यूटन, यानी कि ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, अब ये किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है पता चल रहा है। तो इसीलिए यूनिट होती है हर चीज की। यहां पर चार्ज की यूनिट कूलॉम है। जब भी चार्ज लिखा जाएगा तो वो कूलॉम में लिखा जाएगा। ठीक है, ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आती हैं और आप अच्छे से जानते भी हैं, बहुत ही बेसिक बातें हैं। अब देखिए, अगर हम चार्ज की बात करें आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो चार्ज 2 टाइप के हैं, प्लस एंड माइनस। अब इसमें क्या होता है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज में ध्यान देंगे कि जो लाइक चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस का मतलब एक जैसे, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ये हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं।
रिपेल ईच अदर मतलब क्या है, जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव होगा तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब ये दूर की दूरी इधर दूर जाएंगे एक दूसरे से। जब इनको पास लाएंगे तो ये एक दूसरे पर बाहर की तरफ फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो या अगर मान लीजिए एक नेगेटिव है, ऐसे भी मान लेते हैं इसी का, एक नेगेटिव है दूसरा भी माइनस का चार्ज है, ये दोनों को पास लेके आएंगे तो ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा और ये इस पे दूसरा इधर फोर्स लगाएगा, मतलब दोनों दूर हटेंगे, रिपेल करेंगे। इसी को कहते हैं रिपेल करना। अब देखिए ये दोनों चार्जेस कैसे हैं, लाइक चार्जेस, ठीक है। दूसरा एक पॉइंट होता है फिर इसी में अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक। यानी कि अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ये लाया जाएगा तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। या पहला वाला नेगेटिव दूसरा वाला पॉजिटिव करते हैं तो ये भी क्या होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, एक दूसरे की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चार्जेस होते हैं, आप बहुत अच्छे से इन चीजों को जानते हैं, ठीक है। और चार्जेस कैसे प्रोड्यूस होते हैं, जब हम टू थिंग्स को आपस में रब करते हैं, रगड़ते हैं तो चार्ज प्रोड्यूस होता है, ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर चार्जेस की ये विशेषताएं हमें क्लियर हो गई अच्छे से कि इसकी यूनिट कूलम होती है। दो तरह के चार्ज होते हैं, लाइक चार्जेस एक जैसे जो चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल ईच अदर। एंड अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। अगर चार्ज के बारे में पूछा जाए ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है या स्केलर है, तो हम बात करेंगे ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, तो चार्ज क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। आप सभी जानते हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो वो वेक्टर क्वांटिटीज हैं। जैसे मैं बात करूं फोर्स, तो फोर्स जब भी आप लगाएंगे किसी न किसी डायरेक्शन में ही लगेगा। फोर्स में अपने आप एक डायरेक्शन का सेंस आता है कि हाँ फोर्स कभी भी फॉरवर्ड, आगे पीछे या लेफ्ट राइट कहीं भी किसी भी एक फिक्स डायरेक्शन में लगाएंगे। अगर इस बोर्ड पे भी हम फोर्स लगा रहे हैं तो एक फिक्स डायरेक्शन है उसकी, ठीक है, कि इस तरफ हम अंदर की तरफ पुश कर रहे हैं या बाहर की तरफ, तो ये फोर्स की एक अपनी डायरेक्शन है, खुद के इसमें सेंस में क्लियर होता है। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। अगर मैं इसीलिए ऐसे आपसे पूछूं कि मास कैसी क्वांटिटी है, तो मास जैसे लिखा है कहीं पर देखिए 6 kg, तो इसमें कोई डायरेक्शन का आपको कोई फील नहीं आ रहा है कि इसमें कोई डायरेक्शन है। 6 kg है कोई चीज अपने आप में, केवल उसका मैग्नीट्यूड है कि वो 6 kg है, ठीक। इसमें डायरेक्शन की फील नहीं आ रही, इसलिए मास कैसा है, मास भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो मास और ये जो चार्ज है ये स्केलर क्वांटिटी है। मास और इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारी बेसिक बातें हैं, आपको मालूम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चार्ज के बारे में आपने ये भी देखा। अब देखिए एक तो चार्ज की प्रॉपर्टीज और देखते हैं जो पूछी जाती हैं अक्सर, कि चार्ज क्या होता है, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, ठीक है। चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज होता है, क्वांटाइज्ड। अब ये वर्ड क्या है, क्वांटाइज्ड वर्ड क्या है, ठीक, या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है। चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, या हम दूसरे तरीके से ये कह सकते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या कह सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये क्या होता है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। तो देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये होता है कि चार्जेस ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल होते हैं इलेक्ट्रॉन के। अब ये इलेक्ट्रॉन वर्ड क्या है, इलेक्ट्रॉन सबसे फंडामेंटल चार्ज है, सबसे बेसिक चार्ज है हमारे नेचर में, वो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को हम ई पर माइनस लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल चार्ज। ये क्या है, फंडामेंटल चार्ज, सबसे स्टार्टिंग सबसे बेसिक चार्ज जो हमारे पास है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जिसकी वैल्यू क्या होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्योंकि चार्ज है इसलिए कूलम लिखेंगे, कूलम को हम सी से लिख देते हैं। तो आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज सबसे फंडामेंटल चार्ज है जो हमारे नेचर में हमको मिला हुआ है, ठीक है। वो क्या है, सबसे फंडामेंटल चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जो कि क्या होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ये फंडामेंटल चार्ज है। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि हमेशा जो चार्जेस होंगे, जो जितने भी चार्ज हैं वो सभी इंटीजर मल्टीपल होंगे इसी इलेक्ट्रॉन के, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये माइनस में नेचर में पूछे तो माइनस होता है। तो ये क्वांटाइजेशन चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज्ड का मतलब ये होता है कि वो बंडल में पैकेट्स में होंगे, ठीक है, ऐसे पैकेट्स में होंगे या बंडलों के फॉर्म में होंगे। तो यानी कि कोई चीज
क्वांटाइज्ड हो। क्वांटाइज्ड होने का मतलब क्या है, वो एक साथ ग्रुप में हो, और ग्रुप कैसा हो, इंटीजर मल्टीपल, ठीक है। यानी कि यहां पर जो चार्ज की बात हो गई है वो अब आप क्या लिखेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में आप लिखेंगे कि इसमें क्या खास बात है कि चार्ज इज ऑलवेज इन द इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के इंटीजर मल्टीपल में होगा। इसका मतलब ये जो चार्ज Q है ये हमेशा क्या होगा, या तो देखिए ध्यान दीजिए कैसे होगा, या तो एक ही इलेक्ट्रॉन हुआ तो इंटीजर है। एक क्या है, देखिए इंटीजर्स क्या होते हैं, जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं और जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, देखिए 0 1 2 3 ऐसे नंबर लाइन पे बात करें 4 5 ये सब इंटीजर्स हैं, या -1 -2 -3 -4 इस तरीके से, और इस तरीके से सब इंटीजर्स हैं। इसमें कहीं भी फ्रैक्शन या डेसिमल वैल्यू नहीं है, 1.2 3.1 इस तरीके की वैल्यूज नहीं है, ठीक, या फिर 7/3 इस तरीके की वैल्यूज नहीं है। यानी कि ना तो फ्रैक्शन होना चाहिए, क्वांटाइजेशन का मतलब वो इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए। बस बात ये ध्यान रखिए, चार्ज शुड बी इंटीजर मल्टीपल, चार्ज शुड बी इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज फंडामेंटल चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्या है, फंडामेंटल चार्ज है, और जो भी चार्ज होगा वो इसी इलेक्ट्रॉन का इंटीजर मल्टीपल होगा। मतलब वो या तो एक इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, या 2 इलेक्ट्रॉन, या 3 इलेक्ट्रॉन, या 4 इलेक्ट्रॉन, या 5 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन, कुछ भी होगा, या n इलेक्ट्रॉन। ऐसे मान लें कितने भी नंबर हो तो हम कह सकते हैं वो n इलेक्ट्रॉन। इसी से एक फॉर्मूला बन जाता है फिर Q इज इक्वल टू NE, है ना, क्योंकि वो E चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के इंटीजर मल्टीपल। यहां पर n क्या है, n रिप्रेजेंट करता है इंटीजर वैल्यू को या इंटीजर को, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से इसीलिए यहां पर Q इज इक्वल टू NE एक फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले का हम बेसिक न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी अभी यूज करेंगे और अच्छे से समझेंगे। एक फॉर्मूला चार्ज का और होता है करंट के टर्म्स में, अभी समझ लेते हैं, Q इज इक्वल टू I इंटू टी। इसको हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे, जब करंट पढ़ेंगे तब। बाकी ये दो फॉर्मूले आपके सामने आए, इन दो फॉर्मूले से एक नई वैल्यू आपके सामने आ सकती है, देखिए न्यूमेरिकल के लिए, जैसे Q इज इक्वल टू NE और Q इज इक्वल टू IT। ये भी Q की वैल्यू है, ये भी Q की वैल्यू है, यानी कि मान लीजिए यहां भी Q इज इक्वल टू NE है, यानी NE की वैल्यू Q है, और यहां IT की वैल्यू भी Q है। अगर दोनों को एक साथ कंबाइन करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि NE इज इक्वल टू IT, क्योंकि दोनों ही Q की ही वैल्यू है, ठीक है। मान लीजिए Q के प्लेस पे हम 5 ले लें तो IT की वैल्यू भी 5 निकलेगी, NE की वैल्यू भी 5 निकलेगी। इसका मतलब क्या है कि जब ये भी Q दे रहा है और ये भी Q दे रहा है तो इनको भी आपस में इक्वल रखा जा सकता है। आई होप आप इस बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो एक फॉर्मूला ये बना, एक फॉर्मूला ये बना, और एक फॉर्मूला ये बना। इनसे बेसिक न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, अभी हम वो न्यूमेरिकल भी करेंगे, सीखेंगे। तो आपने समझा होगा कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसी तरीके से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एक बार आ जाता है, आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। तो चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, चार्ज हमेशा कंजर्व होते हैं। कंजर्व का मतलब कि किसी सिस्टम में चार्ज, सपोज मान के चलिए कि किसी सिस्टम में, ऐसे समझने के लिए मैं बात करता हूं, मान लीजिए इस सिस्टम में चार्ज 15 कूलॉम का है, 15 कूलॉम का चार्ज है मान लेते हैं। अब अगर हम इसको अलग अलग में डिवाइड करें, मान लीजिए इस तरीके से, सिर्फ समझने के लिए 2-3 सिस्टम में अगर हम डिवाइड करें, ठीक है, तो भले ही ये जो 15 कूलॉम है इकट्ठे ना हो, मान लीजिए यहां पर 5 कूलॉम हो, यहां पर 7 कूलॉम हो और यहां पर 3 कूलॉम हो, लेकिन ओवरऑल मिला करके आप देखेंगे कि ये जो 15 था अभी भी ये 15 ही है, ठीक है। यानी जिस सिस्टम का जो चार्ज होता है वो ऑलवेज कंजर्व होता है, वो बदलता नहीं है, वो अलग अलग फॉर्म में आ सकता है, लेकिन वो रहेगा टोटल, उसका जो अलजेब्रिक सम होगा, दैट अलजेब्रिक सम इज ऑलवेज इक्वल टू द इनिशियल चार्ज। जितना चार्ज था उसी के इक्वल रहेगा, ठीक है। ये बात आप समझ गए होंगे। अलग अलग फॉर्म में डिवाइड हो सकता है, लेकिन वो टोटल चार्ज जो अलजेब्रिक सम होगा उसका, वो हमेशा वही रहेगा जो पहले था। अभी भी देखिए 7 5 12 3 15 है और पहले भी 15 था, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। चार्ज को कभी भी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। इसका मतलब कि वो उसको हमेशा सिस्टम का टोटल चार्ज जो भी होगा वो कंजर्व होगा, जितना चार्ज होगा आगे भी टोटल उसका वही रहेगा। बाकी अलग अलग डिवाइड हो सकता है लेकिन टोटल वही का वही रहेगा, ठीक है। आपने आई होप इन बातों को अच्छे से समझ लिया होगा, इनको अच्छे से जान लिया होगा। इतनी बातें हमने चार्ज पर सीखी, चार्ज के बारे में समझा। चार्ज एक कैसी क्वांटिटी है, अगर स्केलर या वेक्टर में पूछा जाए
तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चार्ज क्या है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक, स्केलर क्या होता है? द क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिन क्वांटिटीज के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, डायरेक्शन नहीं होता, वो क्या होते हैं? स्केलर क्वांटिटी होते हैं। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यानी जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, वो क्या कहलाते हैं? वो सभी वेक्टर क्वांटिटीज कही जाती है। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से इन चीजों को समझ रहे होंगे, इनकी प्रॉपर्टीज को देख रहे होंगे। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, अगर इसमें बात करें कि इनके चार्ज से अगर मैं बात करूं कि चार्ज की इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जैसे अभी हम बात करेंगे आगे, चलिए इसमें बात करेंगे डायरेक्शन के सेंस में। भी स्केलर तो आपने देख ही लिया, अभी हम इलेक्ट्रिक करंट में बाकी की बातें कर लेंगे। ठीक है, अभी हम कोशिश करेंगे कि इसका न्यूमेरिकल लगाया जाए। एक दो न्यूमेरिकल लेकर के इन पर मैं बता देता हूं, क्योंकि न्यूमेरिकल अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। अब आपके सामने दो न्यूमेरिकल्स लिखे हैं जिनको आपको करना है, जो चार्ज के ही रूल पर बेस्ड है, जो अभी तक हमने सीखा। तो ये दो न्यूमेरिकल अगर आप करेंगे तो उसके टाइप जो भी आएंगे आप कर सकेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं ये दो न्यूमेरिकल्स क्या बोल रहे हैं। देखिए, फर्स्ट में बोला गया फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको फाइंड करना है फॉर 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम चार्ज के लिए, फॉर 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, ओनली 1 कूलम चार्ज दिया गया है, जिसके लिए आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और 1 कूलम ये चार्ज है, तो चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से, यानी क्यू है और एन की बात की गई है, आपको एन फाइंड करना है। फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर से 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है। तो चलिए हम यहां पर नोट कर लेते हैं हमें क्या क्या दिया है, गिवन क्या क्या है। गिवन है हमारे पास चार्ज, चार्ज की वैल्यू, चार्ज को क्यू से लिखते हैं, जो कि गिवन है 1 कूलम। ठीक, और हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एन से लिखते हैं, ये हमें फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा इसमें, Q इज इक्वल टू एन ई, इसी को हम अप्लाई करेंगे। अब देखिए Q हमें 1 दिया था, तो इसलिए हम यहां पर 1 रख देंगे, और n हमको फाइंड करना है, n रखेंगे। E की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैंने आपको बताया 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, ये रखेंगे। अब आप इसी के आगे देखिए, इसको क्या करेंगे, यहां पर ये n निकालने के लिए ये वैल्यू जो है इधर देखिए मल्टीप्लाई में है, 1.6 वाली वैल्यू मल्टीप्लाई में है, तो इस तरफ लाएंगे 1 के साथ, तो ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमें n निकालना है, तो n के साथ जो कुछ है इसको इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो 1 के नीचे ये आएगी वैल्यू, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगी, और ये n आपको मिल जाएगा। अब आप इसको केवल सॉल्व कर दीजिए, बस आपका n का आंसर आ जाएगा। अब चलिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, यहां पर आप देखिए, तो n इज इक्वल टू 1 ऊपर है, नीचे क्या है 1.6। देखिए पॉइंट अगर मैं हटाऊं तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा। ठीक, और ये जो 10⁻⁻19 है, इसको अगर ऊपर ले जाएं तो आपको मालूम है कि जब भी कोई चीज फ्रैक्शन में होती है और नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो उसकी पावर का साइन बदल जाता है। ठीक, अगर वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाता है। इसका मतलब हम यहां पर -19 को ऊपर ले जा सकते हैं इसके साथ यहां, तो ये प्लस का हो जाएगा 10⁻19। ठीक है, ये बात हो गई। अब आप देखिए ये 10 लिखा हुआ है और ये इंटू 10⁻19 हो गया है ऊपर, नीचे ये 16 बचा है। अब आप 10 को 16 से डिवाइड कर सकते हैं, या आप क्या करें, देखिए यहां पर 10⁻19 लिखा है, इसका मतलब क्या है आपको, आप बताइए। अगर कहीं 10⁻2 लिखा है तो इसका मतलब होता है 10 इंटू 10, 10⁻3 लिखा है, इसका मतलब 10 जो है वो 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर 10⁻19 लिखा है तो इसका मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 ऐसे 19 टाइम्स होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये 19 टाइम्स है, तो इसमें से मैं एक 10 इधर निकाल लूं, अगर ये वाला 10 तो है ही है, और इसमें से मैं एक 10 और बाहर कर लूं, तो हमारे पास ये 10⁻18 बचेगा, है ना। देखिए ये 19 था, एक मैंने बाहर कर लिया, अभी भी ये 19 ही है, और अपॉन में ये 16। अब देखिए 10 इंटू 10 ये 100 हो गया। अब सॉल्व करना आसान हो गया, ये वाला हो गया 100 और अपॉन में है ये 16, और साथ में 10⁻18 बचा। अब केवल आप 100 और 16 को डिवाइड कर दीजिए, तो आपको मालूम है 16 से 100 को आप जैसे डिवाइड करेंगे, देखिए तो 16 से 100 से डिवाइड करिए, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, तो 80 आ जाएगा। फिर बचेगा 6 टाइम जाएगा, तो 6 ये आपका आएगा 6 36 और ये 96। ठीक है, अब यहां से बचेगा कितना, 4 बचेगा। आप डेसिमल लगाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे तो कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम,
ठीक, 32 आएगा, 32 आएगा, फिर 8 बचेगा, एक जीरो आप बढ़ा ही सकते हैं, 16 5 से 80 होता है, तो ये आपका 80 हो गया। आप देख रहे हैं 6.25 आया डिवाइड करने पर, इसका मतलब इतने की वैल्यू आई 6.25 और इनटू ये क्या है 10 टू द पावर 18, ये आपका आ गया। इसका मतलब आपके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या निकाल रहे थे आप, n निकाल रहे थे, n क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके सामने 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपको निकालना था कि 1 कूलम चार्ज यानी 1 कूलम चार्ज किसी कंडक्टर में फ्लो हो रहा है तो उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो होंगे 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं आप देख सकते हैं 1 कूलम चार्ज के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन तो लग गया है। सेकेंड क्वेश्चन ये जो है आपका, ये आप फाइंड करिए और इसको समझिए। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए, बोला गया है इफ अ कॉइन ऑफ सिल्वर हैज 14.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17 कूलम पॉजिटिव चार्ज, यहां पर बोला गया इतने कूलम का पॉजिटिव चार्ज है, यानी एक सिल्वर कॉइन पर इतने कूलम का पॉजिटिव चार्ज है, पहले ही बता दिया चार्ज पॉजिटिव है, और फिर पूछा देन फाइंड द एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन दैट कॉइन, उस कॉइन पर एक्सेस में इलेक्ट्रॉन होंगे या डेफिशिएंसी होगी इलेक्ट्रॉन्स की। अब आप सबसे पहला तो इसको सॉल्व हम बाद में करेंगे, पहले इस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि अगर किसी भी एटम या किसी भी चीज पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब क्या है। आप खुद सोचिए, अगर कोई भी एटम हो, ठीक है, कोई भी एटम हो, आप समझिए ध्यान से, उसके पास जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलरेडी नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, अगर किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उतने नेगेटिव उसमें से निकल गए, तो अगर उतना नेगेटिव हट गया तो उतने उस पर पॉजिटिव बन जाएंगे। ठीक है, सिंपल सी बात, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, या अगर आप लोगों को मैं और एग्जांपल लेकर के बताऊं तो आप ये समझिए कि किसी भी एटम में सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं सोडियम Na, आप ध्यान से इस बात को समझ लीजिए, सोडियम को Na से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 11, आप सभी जानते हैं कि सोडियम पीरियोडिक टेबल में 11 नंबर पर है, तो एटॉमिक नंबर इसका 11 है। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं उसी को एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो 11 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, अभी केवल आपको समझना है बस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 है। और आपको एक चीज और मालूम है कि किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप ये बेसिक चीजें पहले समझ लीजिए, ये रहा इलेक्ट्रॉन का सिंबल, ये रहा इलेक्ट्रॉन, और ये रहा प्रोटॉन, और ये रहा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, और न्यूट्रॉन के पास नो चार्ज, इसके पास कोई चार्ज नहीं होता, ध्यान रखिएगा। ये बेसिक बातें आपको मालूम होती ही हैं, फिर भी तो कोई एटम है, एटम मान लिया मैंने एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल जो मैंने लिया वो सोडियम का लिया, सोडियम 11 नंबर पर था, 11 एटॉमिक नंबर है इसका, तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर किसी भी एटम का क्या होता है आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उस एटम में कितने प्रोटॉन्स है वही एटॉमिक नंबर है। अब आपसे बोला जाए कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या रिलेशन होता है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा इक्वल होते हैं, बस नेचर अलग होता है, एक नेगेटिव तो एक पॉजिटिव। अगर ये 10 कूलम है तो ये भी 10 कूलम होगा, मतलब कि वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के नंबर हमेशा इक्वल होते हैं। इसका मतलब अगर मैं पूछूं सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन तो आप कहेंगे 11, सोडियम में कितने प्रोटॉन तो 11, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं दोनों। ठीक है, तो अब आपको मालूम है ये चीज कि अगर इसमें इतने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, तो अब आप बताइए कि अगर हम किसी भी एटम से, इसी में से, ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को हटाएंगे, तो अब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं, आप सभी इसको जानते हैं, मैं ये यहां पर स्पेस ले लेता हूं और अच्छे से आपको ये चीज समझा देता हूं, क्योंकि ये चीजें आपको अक्सर प्रॉब्लम करती है और समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों होता है, इसलिए आप ढंग से समझ लीजिए। ठीक है, इस बात को ढंग से समझेंगे। देखिए ध्यान से, अब मैं सोडियम का स्ट्रक्चर बनाता हूं, सोडियम 11, जिसके पास इलेक्ट्रॉन भी 11 है और प्रोटॉन भी 11 ही है। ठीक है,
तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले किसी भी एटम के स्ट्रक्चर में एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस हर एक चीज में अपना एक न्यूक्लियस हो सकता है। जैसे हमारी बॉडी है तो बॉडी में भी सबसे पहले हमारे बोन्स का स्ट्रक्चर है, फिर देन उस पे जो है ब्लड और मसल्स और सारी चीजें हैं, तब वो बना है। तो ऐसे ही किसी भी एटम का स्ट्रक्चर होता है, उसका सबसे पहले न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में कौन रहता है? न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ध्यान दीजिए, कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये फिक्स है, आप सभी जानते हैं। और इसके बाहर शेल्स होती हैं या ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं या मूव करते हैं। ठीक, इसके बाहर ये सेल्स होती है। एटम का स्ट्रक्चर ये होता है। पहले न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस में देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं, कोई क्वेश्चन पूछे कि न्यूक्लियस का चार्ज कैसा होता है, किसी भी न्यूक्लियस के चार्ज का नेचर क्या होता है, तो आप बताइए। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में। तो क्या न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज होता है? न्यूट्रॉन के पास नो चार्ज, कोई चार्ज ही नहीं होता। चार्ज किसके पास होता है? इस प्रोटॉन के पास। प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो जो न्यूक्लियस होगा उसमें पॉजिटिव ही तो दिखेगा। यानी अगर कभी न्यूक्लियस का नेचर पूछा जाए कि न्यूक्लियस के पास कौन सा चार्ज होता है, तो आप बोलेंगे पॉजिटिव नेचर का चार्ज होता है। न्यूक्लियस हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये बात तो आपको क्लियर हो गई। ठीक है, अब आप देखिए, आप अच्छे से इस बात को समझिए कि अगर इस स्ट्रक्चर में आपने देखा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें है, अब हमारे पास 11 ही इलेक्ट्रॉन है और 11 ही प्रोटॉन्स है। अगर इसमें जैसे इसका स्ट्रक्चर करेंगे तो दो, पहले आपको मालूम है 2 8 1, ऐसे 11 को अगर कॉन्फ़िगरेट करेंगे तो 2 8 1 होगा। जिनको केमिस्ट्री आती है वो इतना जानते होंगे, नहीं जानते तो भी कोई चिंता नहीं, ये सब चीजें बस समझते रहिए केवल आप, आगे मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये हो गया। और एक लास्ट वाली सेल में 3 इसकी सेल्स थी। तो जो बाहरी है, जो आप देख रहे हैं 3 सेल्स बनी है। देखिए ये वाला एक 1 सेल ये हो गई, 2 ये हो गई और 3 ये हो गई। यहाँ पर 3 सेल्स बनी है। ये जो है इनको अगर हम नाम दें तो इसको बोलेंगे शेल या फिर ऑर्बिट। ठीक है, शेल कहेंगे या ऑर्बिट। और इन शेल या ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। ठीक है, शेल या ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर ये आपका इस सोडियम का स्ट्रक्चर हो गया। इसमें से अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को हटा देंगे, ठीक है, मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉन हटा रहे हैं, तो अगर हमने 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो इसमें देखिए पहले 11 थे, 2 हट गए तो कितने बचे? केवल 9 इलेक्ट्रॉन बचे। ठीक है, प्रोटॉन तो अभी भी उतने ही है, हमने इलेक्ट्रॉन को हटाया। तो इसका मतलब किसका इफेक्ट ज्यादा हुआ? प्रोटॉन का इफेक्ट बढ़ जाएगा जब इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन हट जाएगा तो इफेक्ट प्रोटॉन का ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप, एक तो ये बात हो गई, और एक बहुत ही सिंपल बात अगर हम बात करें कि क्यों पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आता है इसकी बात, तो आप देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से आप इतना समझ लीजिए। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं तो ये जहां जाते हैं वहां पर नेगेटिव बनाते हैं, और जहां से निकलते हैं वहां उतना पॉजिटिव बन जाता है। बस इतना समझ लीजिए। अब मान लीजिए किसी जगह पर 10 चार्ज है, यहां से अगर हम इलेक्ट्रॉन को हटाएंगे तो अगर इस पे से 2 इलेक्ट्रॉन हट गए तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां माइनस हो जाएगा और इस पे +2 आ जाएगा। 2 हटे हैं इसलिए +2। ये बात आपको ध्यान रखना। ठीक, अब ये नंबर्स के टर्म्स में मत ध्यान रखिए, ऐसे याद रखिए, ज्यादा अच्छा है। तो यहां पर आप सोचिए कि अगर इसमें से पॉजिटिव चार्ज लिखा गया कि इतने कूलम का पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कब होगा? जब उससे इलेक्ट्रॉन हटे होंगे। अब जैसे सोडियम पर 1+ लिखा जाता है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हट गया होगा, क्योंकि जहां से इलेक्ट्रॉन हटता, मैंने क्या कहा, वहां पॉजिटिव बनाता है। ऐसे ही क्लोरीन पर आप देखते हैं, क्लोरीन पर माइनस आता है। इसका मतलब क्या है? इसको कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिला होगा, इसको इलेक्ट्रॉन मिला होगा इसलिए एक नेगेटिव आ गया, और जहां से इलेक्ट्रॉन हटता है वहां पर पॉजिटिव आ जाता है। ठीक, तो बेसिक बात इतनी आप समझिए, बस आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप जरा इसी क्वेश्चन को बताइए। इसमें लिखा गया है कि इस सिल्वर के कॉइन पर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव है, इसका मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन हटे होंगे, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई होगी, डेफिशिएंसी हुई होगी। तो ये तो पहले क्लियर हो गया कि यहां डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये सिंपल सी बात है। अब अगर आपको कभी लिखा मिलेगा कि किसी पर मान लीजिए 8 कूलम पॉजिटिव चार्ज है, तो आप कहेंगे कि यहां से इलेक्ट्रॉन हट गए, डेफिशिएंसी है। कहीं पर अगर लिखा है कि भाई 11 कूलम का नेगेटिव चार्ज है, अगर वो नेगेटिव चार्ज लिखा है तो नेगेटिव है, इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए होंगे, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
तो ये चीजें अगर लिखी मिलती है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वहां से इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस हुए हैं, बढ़े हैं। इतना तो आप पहले जान गए। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब यहां पर हम वही काम करेंगे कि गिवन नोट करेंगे, गिवन क्या क्या है। गिवन यहां पर देखिए कि ये चार्ज आपको बताया गया कितना चार्ज है, तो चार्ज आपको मतलब गिवन है, और चार्ज को आप किससे लिखते हैं, क्यू से। कितना गिवन है, 14.4 इंटू 10⁻⁻17 कूलम, ये चार्ज गिवन है, ठीक है। अब इसके बाद आपसे बोला गया है यहां पर कि आपको क्या फाइंड करना है, एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनके नंबर्स भी बताने। तो एक्सेस और डेफिशिएंसी तो बता दिए, उनके नंबर्स फाइंड करते हैं एन, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस है या कितने इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। तो क्योंकि हमें मालूम है Q इज इक्वल टू NE, एक फॉर्मूला होता है, और Q की वैल्यू दी गई है चार्ज 14.4, चार्ज की जगह देखिए रखेंगे ना जो वैल्यू दी गई 14.4 इंटू 10⁻⁻17, और इज इक्वल टू इधर n हमें बताना है, ऐसे ही रखेंगे। E की वैल्यू आपको मालूम है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये आपको मालूम होती है वैल्यू। तो अब इसी को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इधर देख लेते हैं, यहां पर सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर जगह है हमारे पास। अब तो देखिए, क्योंकि ये आप जान रहे हैं कि आप n निकालेंगे तो ये वैल्यू इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में उधर इधर लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 14.4 इंटू 10⁻⁻17 के नीचे ये जब वैल्यू आएगी पूरी 1.6 वाली इलेक्ट्रॉन की, तो ये डिवाइड में आ जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और यही n आ जाएगा। अब चलिए इधर हम वैल्यू सॉल्व करेंगे, यहां भी 1 प्लेस पर, यहां भी 1 प्लेस पर डेसिमल हट जाएगा, इसका मतलब ये 144 बचा और ये 16 यानी 16 बचा। इसको आप देखिए अगर ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर पहले से 10⁻⁻17 है, ये ऊपर जाएगी वैल्यू तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। मैंने कहा पावर हमेशा नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे ले जाते हैं तो उसका साइन बदल जाता है, तो मैं सिर्फ इसको ऊपर ले जा रहा हूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा प्लस का 19। अब देखिए जब दो नंबर जिनका बेस सेम होता है और उनको मल्टीप्लाई किया जाता है तो उनकी पावर ऐड हो जाती है, ये रूल होता है, ठीक है। तो अगर हम यहां पर देखें तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 10 और 10 को, तो ये 19 और -17 प्लस हो जाएगा। पहले तो ये देखिए 16 और 144 9 टाइम में कट जाएगा, ठीक है। तो यहां से n की वैल्यू ये देखिए 9 टाइम हो गया, 9 बचा, इनटू इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो दोनों का बेस सेम है, ये पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ऐड होने पर 10⁻2 आएगा, क्योंकि आप जान रहे हैं 19 में जब आप -17 को ऐड करेंगे तो 19 और प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, फाइनली वो 2 आ जाएगा, ठीक है। जब भी ऐसे पावर्स होंगी जिनका बेस सेम होगा, इसका रूल आप ऐसे समझिए कि a⁻m इंटू a⁻n, ऐसे दो नंबर लिखे हो, a का मतलब यहाँ के नंबर सेम हो और ये अलग हो, तो ये पावर्स हमेशा ऐड हो जाती हैं, यही रूल होता है। मतलब अगर कहीं 2 इंटू 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 मान लीजिए मल्टीप्लाई करना, तो आप कितना आंसर लिखेंगे, 2 ऐसे ही लिख देंगे ये वाला, और इनको ऐड कर देंगे तो यानी क्या आएगा 2 पर पावर 5, है ना, इस तरीके से। तो ऐसे ही ये चीज आई है, ठीक। अब आप देख रहे हैं 9 इंटू 10⁻2, 10⁻2 को क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं, 100, तो इसको हम 100 बोलेंगे, क्योंकि 10 इंटू 10 लिख सकते हैं, 100 आएगा, तो ये कितना आया 900। इसका मतलब 900 इलेक्ट्रॉन्स की क्या हुई है, डेफिशिएंसी हुई है। डेफिशिएंसी तो पहले ही पता चल गया था, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव बोला गया था कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, जिस भी एटम पर या जिस भी चीज पर पॉजिटिव चार्ज है तो वहां इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, और जिस पर नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब वहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए हैं, इसलिए वो नेगेटिव है, ठीक है। ये बातें मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूं। तो यहां पर इस क्वेश्चन के लिए, सिल्वर कॉइन के लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आया कि 900 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हुई है, कमी हुई है, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव में है इसलिए। ओके, तो आई थिंक आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, चार्जेस का बहुत ढंग से आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आप इसको देखेंगे तो इसके आगे अब आपसे कुछ भी पूछा नहीं जा सकता, हो सकता है ये सेकंड नंबर भी आपसे पूछा ना ही जाए, लेकिन फिर भी आपको मैंने समझा दिया इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, वो तो बार बार रिपीट होता है, अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। तो आप अच्छे से इन चीजों को समझिए, मेहनत करिए। लास्ट में हम न्यूमेरिकल्स और भी करेंगे, अभी तो फिलहाल मैंने करा दिया ये न्यूमेरिकल्स बीच में, आगे हम न्यूमेरिकल करेंगे लास्ट में, ऑलवेज उस चैप्टर के न्यूमेरिकल लास्ट में रखेंगे। अभी के लिए आपने ये चीजें समझ ली। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है?
जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट का अगर मैं फॉर्मूला बात करूं तो आई इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी, क्यू अपॉन टी ये फॉर्मूला होता है। इसका मतलब क्या है कि जब भी किसी भी चीज में किसी भी क्वांटिटी के नीचे टाइम लिखा हो तो इसका मतलब वो रेट को रिप्रेजेंट करता है। रेट का मतलब कि ये चार्ज 1 सेकंड में कितना फ्लो हो रहा है, 2 सेकंड में कितना हो रहा है, 3 सेकंड में कितना हो रहा है, इसी को रेट कहते हैं। जब भी किसी क्वांटिटी, जैसे ये क्यू क्या है, चार्ज, चार्ज के नीचे टी आ गया, टाइम, किसी भी क्वांटिटी के नीचे टाइम आ गया डिवाइड में, तो इस ये रिप्रेजेंट करने लगता है उसके रेट को। और रेट का मतलब ये होता है कि भाई किसी कंडक्टर में, किसी भी वायर में ये चार्जेस अगर फ्लो हो रहा है तो वो 1 सेकंड में कितना फ्लो हो रहा है, या 2 सेकंड में कितना फ्लो हो रहा है, या कितने टाइम में, मान लीजिए 5 सेकंड में कितना फ्लो हो रहा है, वो ये चीज रिप्रेजेंट करना चाहता है, ठीक है। इसका मतलब क्यू किसी भी चीज के नीचे अगर टाइम लिखा है तो वो रेट को रिप्रेजेंट करता है। और रेट का मतलब यही है, जैसे स्पीड में अगर हम रेट की बात करें तो कोई 1 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर करता है, कोई 2 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर कर सकता है, ये क्या है आप देखते हैं, ये रेट है, ठीक है। तो आप ये समझ गए कि अगर किसी भी क्वांटिटी के नीचे टाइम लिखा मिलेगा तो हम उसको रेट कह सकते हैं, ओके। और रेट क्या है ये भी आप समझ रहे हैं। तो अब आप इसकी डेफिनेशन बोलेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या बोलेंगे, सिंपल सी बात है, रेट ऑफ किसका, फ्लो ऑफ चार्ज का, कि कितना क्वांटिटी में चार्ज फ्लो हो रहा है, वही उसी का रेट क्या है, उसी को करंट कहते हैं। क्योंकि ये फॉर्मूला देख के हम समझ गए, तो हम इसकी डेफिनेशन यानी इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन लिखेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज, इसी को जाना जाता है, इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, इसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, इसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसकी जो यूनिट होती है इलेक्ट्रिक करंट की वो होती है एम्पियर। एम्पियर एक साइंटिस्ट का नेम है, ये भी साइंटिस्ट के नेम पर ही यूनिट है, ठीक है। तो यूनिट जो होती है इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मेजर किया जाता है। और एक डिवाइस किससे इसको मेजर किया जाता है, आप लोग देखते हैं बाइक में हर जगह एक अमीटर लगा होता है, जो जिसमें एक निडल होती है जो कि ऐसे उठती रहती है, इस तरीके से चलती रहती है, वो एम्पियर उसमें लिखा भी होता है, एम्पियर रिप्रेजेंट करता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इसको इलेक्ट्रिक करंट को किस डिवाइस से मेजर किया जाता है, तो उस डिवाइस का नाम है अमीटर, है ना, अमीटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, डिवाइस का नाम है जिससे इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है। कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि किस डिवाइस से इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है, तो अमीटर बोला जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के फ्लो का रेट क्या है, वही इलेक्ट्रिक करंट है, और इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम यहां लिखेंगे इट इज रिप्रेजेंटेड बाई आई, है ना, बोला जाएगा कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई आई, ठीक है, ये आई से रिप्रेजेंट होता है, और इट्स यूनिट इज एम्पियर। आगे आप लिखेंगे इट्स यूनिट इज एम्पियर, तो ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। ये चीज हो गई। फिर अमीटर से इसको मेजर किया जा सकता है, कौन सी डिवाइस है ऐसी, कौन सी डिवाइस है जिससे इसको मेजर किया जाता है, किसको, इलेक्ट्रिक करंट को, तो वो अमीटर है, अमीटर से मेजर किया जाता है। और ये इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है, तो ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान रखेंगे, ठीक। तो ये आपने बेसिक सारी चीजें लगभग देख ली। एक डेफिनेशन ये है, एक डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी है। तो इसका मतलब अगर हम इस टाइम को 1 सेकेंड कर दें, क्या कर दें, 1 सेकेंड, देखिए, तो अगर ये 1 कर देंगे तो जाहिर सी बात है ये I इज इक्वल टू क्यू बाई 1 हो जाएगा, और अपॉन में 1 लिखने का कोई मतलब नहीं होता, इसका मतलब I और Q इस केस में इक्वल हो जाएंगे। तो इसी बात को हम डेफिनेशन में लिख देंगे, हम बोलेंगे इफ 1 कूलम, सॉरी, अब अगर हम यहां बोल देंगे अमाउंट ऑफ चार्ज, आप क्या देख रहे हैं, चार्ज करंट के इक्वल हुआ कब, जब 1 सेकेंड में। तो इसका मतलब इफ अमाउंट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक करंट इन 1 सेकेंड, किसी भी चीज के 1 सेकेंड में अमाउंट ऑफ चार्ज उसके इलेक्ट्रिक करंट के इक्वल होता है। तो इस बात को भी हम बोल सकते हैं, ठीक। लेकिन जनरली ज्यादा सही डेफिनेशन जो होती है वो यही लिखी जाती है, इसलिए आप इसी को लिखेंगे, ओके, और अच्छे से इसको समझेंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एक तो ये कि 1 एम्पियर क्या है,
बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कहा जाता है डिफाइन 1 एम्पियर, 1 एम्पियर को डिफाइन करना। अब बताइए ये फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। इसकी डेफिनेशन आप देखिए खुद से लिख पाएंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 1 एम्पियर देखिए, अगर हम इस चार्ज को 1 कूलम ले लें और इस समय को, टाइम को 1 सेकेंड ले लें, तो आप बताइए ये भी 1, ये भी 1, 1/1, तो ये भी 1 आ जाएगा। भाई जाहिर सी बात है, I इज इक्वल टू ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो टोटल 1 आ जाएगा और इसी को हम 1 एम्पियर कह सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं। तो आपने देखा कि 1 एम्पियर तब हो रहा है जब हम 1 कूलम चार्ज ले रहे हैं और 1 सेकेंड के लिए। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं इफ 1 कूलम चार्ज flows for 1 सेकेंड, अगर 1 कूलम चार्ज 1 ही सेकेंड के लिए फ्लो होता है थ्रू एनी कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में ही फ्लो होगा, थ्रू एनी कंडक्टर, if 1 coulomb charge flows for 1 second through any conductor, then तब क्या होगा, अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड के लिए फ्लो होता है तो हमें जो करंट फाइंड होती है वो 1 एम्पियर होती है। देन इलेक्ट्रिक करंट ऑब्टेन्ड इज, जो ऑब्टेन होगी यानी फाइंड होगी, ऑब्टेन्ड इज 1 एम्पियर। तो इसको ही हम कहेंगे कि ये 1 एम्पियर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हम 1 एम्पियर को डिफाइन करेंगे या फिर इलेक्ट्रिक करंट को क्या बोलेंगे, ये सारी चीजें हैं। और ये आपका एक लेक्चर मैंने आज दे दिया है और आप सब जैसे ही इसको ढंग से अच्छे से समझते हैं, देखते हैं, अपने फ्रेंड्स को कनेक्ट करते हैं, तो मैं आगे के लेक्चर्स बहुत ही फास्ट आपको प्रोवाइड करूंगा और ज्यादा से ज्यादा कोर्स को बहुत ही फास्ट, जो इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए, उसको मैं कंप्लीट करवा दूंगा और बहुत ही जल्दी आपका कोर्स पूरा भी करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। स्पेशली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पे मैं काम कर दूंगा आपके लिए। तो मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे से इसको शेयर करेंगे और आप सबके जितने भी जो ब्रदर एंड सिस्टर हैं, भाई बहन हैं जो 10th में हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचाइए और जितने लोगों तक आप पहुंचा सकते पहुंचाइए, क्योंकि जितने लोग कनेक्ट होंगे हम चीज़ों को बहुत ही अच्छे से एग्जाम स्पेशल क्लासेस बनाएंगे और आपको बेहतर से बेहतर मार्क्स दिलाने में हम कंप्लीट हेल्प करेंगे। सो आप सब लोगों को जोड़िए, 10th CBSE को कनेक्ट करिए, आगे 10th ICSE और यूपी बोर्ड सारी क्लासेस मैं प्रोवाइड कर सकता हूं, करूंगा भी, लेकिन अगर जितनी जल्दी जिस तरीके से लोग जुड़ेंगे उस तरीके से क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।